मैंने आप लोगों के लिए यूक्रेन संकट को बहुत डिटेल में कवर किया है। उम्मीद है आप लोगों ने यूक्रेन की जितनी भी खबरें दुनिया भर से सुनी हो वो सारी खबरें आप सुबह और शाम में मेरे आने वाले वीडियो से आप क्लियर कर लेते हैं। लेकिन बहुत बार मैं आपको बहुत से विषय बताता हूं, उनका एनालिसिस, क्योंकि वास्तविकता में आज के सेशन का नाम क्या है, जिस सेशन को आप लोग लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, इतना प्यार दिया है, उसका नाम है रियल न्यूज एंड एनालिसिस। यानी कि न्यूज तो मैंने आपको बहुत सुनाई है, क्योंकि इन दिनों दौर न्यूज का ही चल रहा है। मैं यूक्रेन संकट पर आपको लगातार अपडेट देता जा रहा हूं। विषय है एनालिसिस का। एनालिसिस इस बात का कि टर्की से यूक्रेन ने कहा कि अपने यहां का रास्ता रोक दो। क्या कोई देश अपने यहां से जाने के लिए अपने रास्तों को बंद कर सकता है? विचार करिए कि कभी स्वेज कैनाल बंद कर दी जाए, विचार करिए कि कभी मलक्का जल संधि रोक दी जाए, विचार करिए कि कभी पनामा नहर, बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि, डार्डेनल्स स्ट्रेट, इनको बंद कर दिया जाए। विचार करिए कि कभी इंग्लिश चैनल, डोवर्स स्ट्रेट, इनको अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया में भूकाल आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। दुनिया में इतना हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि दुनिया का अधिकांश व्यापार, चाहे फिर वो तेल का हो, चाहे वो सामान का हो, साथियों होता है जलीय मार्ग के माध्यम से। और जलीय मार्ग के माध्यम से होने वाले इन्हीं मार्गों में से दो प्रमुख मार्ग, जिनमें से लगभग 48,000 पानी के जहाज एक साल में गुजरते हैं, उन पर कंट्रोल है तुर्की का। ये दोनों कहां हैं? किन की बातें हो रही हैं? बात हो रही है बॉस्फोरस स्ट्रेट की और डार्डेनल्स स्ट्रेट की। टर्की का कंट्रोल है। जी हां, एजियन सी से आप मरमरा सी में जाएंगे तो डार्डेनल्स स्ट्रेट में डुबकी लगाएंगे, और मरमरा सी से ब्लैक सी में जाएंगे तो बॉस्फोरस स्ट्रेट में डुबकी लगाएंगे। इन दोनों स्ट्रेट्स को लेकर के यूक्रेन ने तुर्की से कहा कि सुनिए, रशिया वाले पानी के जहाज ला ला करके हमें धमका रहे हैं, पानी के जहाज से यूक्रेन के दक्षिण से टक्कर कर रहे हैं, गोले चला रहे हैं, हमारे उड़ीसा प्रांत पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। माननीय टर्की, आपसे निवेदन है कि एक बार के लिए आप अपने रास्ते बंद कर दीजिए। बड़ा सवाल बनता है कि क्या कोई देश ऐसा कर सकता है? क्या कोई देश अपने यहां से गुजरते हुए पानी के रास्तों को बंद कर सकता है? आज के सेशन में यही सारी बातें आपसे डिस्कस करनी है। तो चलिए इन सभी बातों को आपको पहले मैप पर दिखाते हैं और फिर लेकर के आपको दुनिया की सैर कराते हैं। सेशन को शेयर करने में कतई कंजूसी मत करिएगा मेरे प्यारे साथियों। मैं न्यूज आपको बहुत सुनाता हूं, लेकिन एनालिसिस के लिए आपका आरएनए, आपके प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। आइए आज इस विषय का पूरा एनालिसिस करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने यहां पर दो समुद्र दिखाए जा रहे हैं। पहले मैं आपके सामने कुछ स्पष्ट पिक्चर्स को दिखाने का प्रयास करूंगा, शायद आप इन्हें देख पाएं। पहले आप इस फिगर को देखिएगा साथियों। यहां पर आपको एक समुद्र दिख रहा है जिसका नाम है एजियन सी। साथियों, मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर, उससे यदि किसी को ब्लैक सी जाना हो तो उसे सबसे पहले एजियन सी के माध्यम से होते हुए डार्डेनल्स स्ट्रेट को क्रॉस करना होगा। यह रहा डार्डेनल्स स्ट्रेट। डार्डेनल्स स्ट्रेट को क्रॉस करने के बाद में एक समुद्र दिखाई पड़ता है जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा। शायद आपको याद हो, मैंने कुछ समय पहले आपको सी ऑफ मरमरा, टर्की के अंदर यहां पर बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम हो गया था, मैंने इसके लिए आप लोगों को पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। इस एल्गल ब्लूम वाले इस सी ऑफ मरमरा से अगर आप आगे की तरफ देखते हैं तो यहां पर फिर एक जल संधि है, यानी कि एक स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट का नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट। इसका नाम है साथियों बोस्फोरस स्ट्रेट। विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाने वाले सवाल है साथियों। ये स्ट्रेट का मतलब वो जल जिसके दोनों तरफ जमीन हो, यानी वो जल जो दो जमीनों को जोड़ने का कार्य करता हो। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर है बोस्फोरस स्ट्रेट। अब सवाल यह है कि अगर किसी को ब्लैक सी में जाना है तो ब्लैक सी में भूमध्य सागर से जाने के लिए इसे यह रास्ता फॉलो करके जाना होगा, और तब जाकर के ये ब्लैक सी में पहुंचेगा। आप पूछेंगे कि ब्लैक सी में कोई जाना क्यों चाहेगा? आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, तमाम प्रकार के मैप से यह क्लियर है कि आपने जो यूक्रेन का संकट देखा है, उस यूक्रेन के संकट में ब्लैक सी का बहुत महत्व है। कारण क्या है? क्योंकि ब्लैक सी यूक्रेन के दक्षिण में है, क्रीमिया को पूरी तरह घेरा हुआ है। क्रीमिया के बगल में से ये स्ट्रेट ऑफ कर्च के माध्यम से समुद्र जो अजोव का है वहां तक पहुंचता है। साथियों, रशिया ये अपने जहाजों के माध्यम से यूक्रेन के इस किनारे पर अटैक करता है। उड़ीसा वाला क्षेत्र यहीं पर स्थित है और यहां पर अटैक करता है। ऐसी स्थिति में
यदि यहां पर पानी के जहाज पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर ब्लैक सी पर अटैक, यूक्रेन पर अटैक कैसे होगा? आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज इस बात को लेकर हो जाएंगे कि सर एक बात बताइए, यहां पर आपको रशिया दिखाई पड़ रहा है, रशिया ब्लैक सी में अपना स्थान रखता है, तो जो ब्लैक सी में अपना स्थान रखता है तो उसे यूक्रेन जाने के लिए यहां से क्यों आना पड़ेगा? जेन्युइन सवाल है यार ये। मतलब ये ऐसा सवाल है जो हर बच्चे के जहन में होना चाहिए कि सर मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आप गला फाड़ फाड़ के एक ही लाइन बोल रहे हो कि यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाने के लिए रशिया नीचे से होकर क्यों आएगा महाराज? पहले तो ये बताओ, मान लिया कि टर्की के माध्यम से होके आएगा, मेरा सवाल तो वही की वही है कि ये यहां से आएगा क्यों? यहां तो रशिया खुद बैठा है। बताता हूं साथियों, जितने भी बड़े देश हैं जो कि अपने आप को दुनिया की ताकत समझते हैं, ये अपने सारे जहाज एनी टाइम पानी में बिठाकर नहीं रखते। तो बोले क्या घर ले जाते हैं क्या? अरे मेरा कहने का मतलब है अपने पानी में बिठाकर नहीं रखते। तो बोले अपना पानी मतलब ये कि जो रशिया का जो क्षेत्र है ब्लैक सी में, वहां तक नहीं रखते। तो बोले फिर दुनिया भर में घुमाए रखते हैं। दुनिया भर में घुमाए रखते हैं मतलब, अरे जैसे अभी भारत में मिलन एक्सरसाइज हो रही है, कोई जहाज यहां आ रखा होगा, कोई प्रशांत महासागर में घूम रहा होगा, कोई अटलांटिक महासागर में घूम रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनके तमाम सामान ले जाने वाले जहाज चल रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए इनके नेवी के जहाज रास्ते घूमते रहते हैं। जिस देश के बगल में से निकलते हैं उसको बुला लेते हैं कि आइए थोड़ा युद्ध अभ्यास कर लिया जाए। युद्ध अभ्यास करने से सैनिकों का मनोरंजन रहता है और ये बढ़िया से यात्रा पर रहते हैं। फिर आप पूछेंगे तो फिर तो अच्छी बात है, यात्रा पर है तो फिर, हमने कहा यात्रा पर है तो फिर अगर युद्ध हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यात्रा पर गए जहाजों को बुलाया जाएगा। कैसे? कि आ जाओ भैया, चढ़ाई करनी है यूक्रेन पर। तो यूक्रेन पर चढ़ाई करनी है तो आएंगे तो यहीं होकर के। आप में से कुछ लोग कहेंगे आहो ऐसे क्यों करेंगे, यहां से नहीं आ सकते क्या? जमीन पर यह रशिया यहीं से उठा करके पानी का जहाज धम से उड़ा देखा है तो इसमें ऐसा नहीं होता है। पानी का जहाज कभी भी जमीन पर चढ़ाया नहीं जाता है। पानी का जहाज बनता भी पानी में ही है और डूबता भी पानी में ही है। कहने का मतलब यह है कि यह कभी लैंड पर नहीं लाया जाता है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? तो कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में चल रहे रशिया के सभी जहाजों को जब यूक्रेन पर अटैक करने के लिए बुलाया जाएगा तो वो चल करके इसी रास्ते से आएंगे। फिर आपके दिमाग में अगला सवाल बनेगा, अच्छा तो मान लिया कि आपने ये कहा कि आह्वान आने पर इधर से आएंगे, पर सर रशिया इतना पावरफुल देश है, दुनिया में स्वतंत्रता है, क्या किसी पानी के ऊपर किसी देश का कब्जा होता है क्या? बड़ा सवाल है। क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि टर्की को कंट्रोल मिल जाए इस बात का? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हुआ भी है। मेरे प्यारे साथियों, बात है 1936 की द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया की प्रमुख ताकतों ने, स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मॉन्ट्रेक्स, वहां पर बैठ करके तुर्की को, यानी तुर्की को, ये अब तो कही जाए तो टर्किया को यह ताकत दी थी कि वो अपने इस पानी पर नियंत्रण रख सकता है। यानी कि कोई भी सेना यहां से गुजरे उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही इसे ताकत दे दी गई जैसे स्वेज कैनाल पर इजिप्ट कर वसूलता है। बिल्कुल वैसे ही इसे ताकत दे दी गई कि डार्डेनल्स स्ट्रेट और बोस्फोरस स्ट्रेट से जब भी कोई जहाज निकलेगा तुम्हें बता कर जाएगा। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो बोले सर इसका मतलब तो इसको सब पता रहेगा कि ब्लैक सी में कौन है? मैंने कहा बिल्कुल। क्या ब्लैक सी वालों को बुरा नहीं लगा कि भाई हमारे पानी पर हम जाना चाहते हैं, ये रोकने वाला कौन होता है? मैंने कहा चलिए आपको थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ब्लैक सी के अंदर कुल 6 देश हैं जिनके बॉर्डर खुलते हैं, जिनमें से आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, इधर की तरफ दिखाई दे रहा है जॉर्जिया, नीचे की तरफ टर्की, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं आपको ये सारे के सारे देश यहां पर दिखाने का प्रयास करता हूं। टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, यहां से यूक्रेन निकल के आ गया, यहां से रोमानिया निकल के आ गया, यहां से बुल्गारिया निकल करके आ गया। इस प्रकार से कुल 6 देश, 1 2 3 4
5 और 6, ये कुल 6 देश हैं जिनका ब्लैक सी पर कंट्रोल है। आप पूछेंगे कि सी में तो 6 ही देश हैं, तो बोले सर इन लोगों को तो अपने नेवल वेसल रखने होंगे, फिर कोई टर्की जैसा देश उस पर कंट्रोल कैसे कर सकता है? मैंने कहा इसकी एक तरीका है। बोले तरीका क्या है? यदि आपको अपना लड़ाकू जहाज यहां ले जाना है तो आपको 8 दिन पहले तुर्की को बताना पड़ेगा। आज भी यह नियम फॉलो होता है क्या? यदि 8 दिन पहले आपने नहीं बताया तो तुर्की आपके युद्धक विमान को रोक सकता है, उसे परमिशन देने से इनकार कर सकता है। फिर एक बड़ा सवाल बना, बोले सर एक बात बताओ, आप मान लीजिए कई बार कहते हैं कि यहां पर अमेरिका ने अपने जहाज भेज दिए, यहां पर फ्रांस ने अपने जहाज भेज दिए, यूके ने अपने जहाज भेज दिए, ये लोग अपने जहाज कैसे भेजते हैं? इन लोगों को अगर अपना जहाज भेजना होता है तो ये 16 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं। यानी कि इन्हें पानी तो दुनिया का सबका स्वतंत्र है, रास्तों पर नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में यदि यहां पर किसी को सामान भेजना हो तो मतलब जहाज लड़ाकू भेजना हो तो 16 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। फिर आप पूछेंगे केवल इन्फॉर्म ही तो करना है, रोक थोड़ी सकता है तुर्की? हमने कहा जी रोक भी सकता है। बोले कब? यदि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड 1936 के कारण यदि यह बात पता चले कि किसी देश पर आक्रमण हो गया है। अगर किसी देश पर आक्रमण हो गया है, युद्ध हो गया है, तो युद्ध की स्थिति के अंदर यह लड़ाकू जहाजों को रोक सकता है। फिर आप पूछेंगे तो क्या ऐसी स्थिति में रशिया जैसे देश तुर्की से नाराज नहीं हो जाएंगे क्या कि हम युद्ध में जा रहे हैं, हमारा ही सामान नहीं ले जाने दे रहे हो? अब यह बात भी याद करिए, यहां नियम इस प्रकार से है कि यदि तुर्की ने रशिया का जहाज रोका तो यह गुनाह है, चाहे फिर वो युद्ध हो चाहे युद्ध ना हो। लेकिन याद रखिएगा, हर जहाज जब बनता है तो वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है। दुनिया का हर जहाज, आपको मालूम होना चाहिए, जब भारत के भी लड़ाकू जहाज बनते हैं, हम आपको कई बार सुनाते हैं कि ये वाइजैक पोर्ट से इसका उद्घाटन किया गया, हम आपको सुनाते हैं कोचीन बंदरगाह से इसका उद्घाटन किया गया, हम आपको बताते हैं कि ये इस शिपयार्ड से, गोवा शिपयार्ड से इसका निर्माण हुआ है। आपको याद होना चाहिए, यानी कि जिस जगह से जहाज बनकर निकलता है उस जगह का उसका रजिस्ट्रेशन होता है कि ये इस शिपयार्ड से बनकर निकला है। तो जो जहाज जहां से बनकर रजिस्टर हुआ या जहां से बनकर रिलीज हुआ या जिसके नाम लिख दिया गया, वो जहाज तो कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकता है। लेकिन उसके अलावा मान लीजिए कि रशिया ने अपने इस वाले क्षेत्र में 15 जहाज रजिस्टर करा रखे हैं, लेकिन युद्ध बढ़ गया और युद्ध बढ़ने पर उसने अपने 100 जहाज और बुला लिए, तो तुर्की चाहे तो उस पर रोक लगा सकता है। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, यह केवल युद्ध के स्थिति में होता है या फिर किसी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति में भी होता है? याद रखिएगा, केवल मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है या मॉन्ट्रेक्स डिक्लेरेशन है जिसके माध्यम से तुर्की को यह पावर दी गई है, वो केवल और केवल युद्ध के समय पर एक्टिवेट होता है। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, यूक्रेन के विषय को क्या माना गया है? यूक्रेन के विषय को तुर्की ने अभी तक युद्ध नहीं माना है, युद्ध नहीं माना है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हैं जेलेंस्की, ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इन्होंने तो तुर्की का धन्यवाद दे दिया था कि सर थैंक यू, आपने हमसे ये कहा है कि आप पानी के ऊपर रोक लगा देंगे। लेकिन तुर्की ने स्पष्ट किया कि सुनो भैया, हमें युद्ध की कहीं से न्यूज नहीं मिली है, ये केवल और केवल एक मतलब एक्शन हो रहा है, मिलिट्री एक्शन है, हम इसे युद्ध नहीं मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में मॉन्ट्रेक्स डिक्लेरेशन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ऐसे तो पूरी तरह से इन 6 देशों का माई बाप तुर्की बन के बैठा रहेगा? नहीं, इसमें एक क्लॉज जोड़ के रखा हुआ है, और वो क्या है? क्लॉज ये है कि यदि किसी को अपना गुप्त वाहन ले जाना हो। बोले ये क्या होता है? अरे भैया, किसी को अपनी सबमरीन ले जानी हो तो सबमरीन पानी के नीचे से निकलती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर पानी के नीचे से सबमरीन जा रही है, तो तुर्की से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर डार्डेनल्स स्ट्रेट से और बॉस्फोरस स्ट्रेट से यदि किसी को सबमरीन निकाल कर ले जानी है तो उसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल्स स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये तीनों चीजें मिलकर के इस वाले तुर्की के हिस्से को
पूर्वी तुर्की के हिस्से को पश्चिमी तुर्की से जोड़ते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी तुर्की का, ये यूरोप कहलाता है, और इधर वाला जो हिस्सा है वो एशिया कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया के दो हिस्से हैं, एक पूर्वी रशिया और एक पश्चिमी रशिया, वैसे ही तुर्की के भी दो हिस्से हैं, एक यूरोप में, यानी कि एक तरह से साथियों एक यूरोपियन रशिया, एक यूरोपियन तुर्किया, और एक क्या बोलते हैं एशियन टर्किया। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हो। एक अतिरिक्त जानकारी आखिरी और जान लीजिए, उसके बाद सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। बात ये भी है कि साथियों इन 6 देशों में से तुर्की, साथ में यहां का देश बुल्गारिया, और साथ में यहां का देश रोमानिया, ये 3 देश नाटो मेंबर भी हैं। नाटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 देश आते हैं, उनमें से ये तीनों की तीनों उस नाटो के सदस्य भी हैं। यानी कि एक प्रकार से ये समझिए कि इन तीनों पर हुआ कोई भी हमला 30 देशों पर हमला माना जाएगा, इसलिए ये तीनों की तीनों एक साथ चलकर रहते हैं। फिर आखिरी पॉइंट ये भी जान लीजिए कि टर्की इस युद्ध में किसके साथ जुड़ा हुआ है, यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ है कि रशिया के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि यह बात स्पष्ट है कि टर्की को नाटो के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी अटैक यूक्रेन पर, या सॉरी माफी चाहते हैं बुल्गारिया या रोमानिया जैसे देश पर होता है, तो इसे ना चाहते हुए भी रशिया के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से मसलों के ऊपर टर्की रशिया पर डिपेंडेंट है। विशेष रूप से रशिया के द्वारा यहां पर बहुत सारे रशियंस जो हैं वो व्यापार के अंदर आते हैं, टूरिज्म के अंदर आते हैं। विशेष रूप से जो सी ऑफ मरमरा है, यहां पर बहुत बढ़िया सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने हुए हैं। इस्तांबुल रशियंस के द्वारा घूमी जाने वाली वैसी ही जगह है जैसे इंडिया के गोवा में रशियंस बहुत आते हैं, वैसे ही टर्की के अंदर मरमरा सी के ऊपर बहुत सारे रशियंस धूप सेकने के लिए चले आते हैं। यह मानिएगा कि टर्की में जब फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगता है तो उस समय पर रशिया का टूरिज्म ही है जो इसे अपनी आर्थिक स्थितियों के बिगड़ने से बचाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को टर्की का जो महत्व है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो तो इसे अपने साथियों से शेयर करना बिल्कुल भी ना रोकें। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारियों को मैंने आपको लिखित में दे दिया है। सेशन समाप्त होने के बाद में आपको ये सारी जानकारियां मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर क्लास के पूरे होते ही आज ही मिल जाएंगी, ये हम आश्वस्त कर देंगे। क्लियर है। आप लोगों को मैं यहां पे बता देता हूं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा बढ़िया सा धन्यवाद टिका दिया गया था। अब हमने आपको पूरी तरह से एनालिसिस करके बता दिया है कि स्थितियां क्या हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये सारी बातें हमने लिखित में आपको दे दी हैं, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। जो भी बातें मैंने बोली, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है बेटा। अपने साथियों से जरूर शेयर कर दें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अंकित 10 यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और हर रात 8:30 बजे होता है रियल न्यूज एंड एनालिसिस, जिसमें देश और दुनिया की तमाम खबरों का हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं। विद्यार्थियों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन एनालिसिस करने का प्रयास किया जाता है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो हमारे द्वारा एक चैंपियनशिप प्रोग्राम के रूप में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। इसके अंदर प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो अनअकैडमी के द्वारा 27 मार्च को करवाया जाएगा। ये इसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में जो धोनी है और जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये दोनों ही अनअकैडमी के स्पॉन्सर हैं, और मतलब स्पॉन्सर माफी चाहेंगे, ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है ना। तो आप इनके साथ भी किसी दिन संवाद कर पाएंगे। सचिन की क्लासेस तो चलना शायद शुरू भी हो चुकी हैं, आप सचिन की क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये सारी चीजें हैं जो हम बता चुके हैं। इसके अलावा आइकॉनिक प्लान अनअकैडमी पर 76,717 का है, जिसके लिए आप इजी लोन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। लोन यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ, जिसको 2 घंटे में ही अप्रूव कर दिया जाता है, या यूं समझिए कि ये इजी ईएमआई ऑप्शंस में आपके लिए लोन फैसिलिटी उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।